आज ब्रिटिश साम्राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि एलोन मस्क जैसा एक कारोबारी ब्रिटिश राज सत्ता का सरेआम मजाक उड़ाता है और ब्रिटेन कुछ नहीं कर पाता। चीन का भी अहंकार ढहेगा। अर्थव्यवस्था चीन की चौपट है। शहर उसके घोस्ट टाउन बन चुके हैं। अमेरिकी टैरिफ से चीन बाप बाप चिल्ला रहा। चीन से तमाम कंपनियां भाग चुकी हैं, भाग रही हैं। टैरिफ से बचने के लिए शी जिनपिंग जिस भी देश में जाकर प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा, ट्रंप उस देश के ऊपर चीन से भी ज्यादा टैरिफ झोंक दे रहा। फिलीपींस और ताइवान जैसे छोटे और मामूली ताकतों ने चीन को परेशान कर रखा है। चीन के पास उसका कोई जवाब नहीं। 4 साल तक सीमा पर भारत से चीन जूझता रहा। 4 साल तक भारत के सामने सीमा पर जूझता रहा चीन, और आखिर में हाथ पैर जोड़ के चीन खुद ही वापस गया। पूरी दुनिया एक तरफ है इस वक्त, लेकिन चीन का गुरूर अभी है, थमा नहीं है। बावजूद कि अहंकार एक ना एक दिन ढहता जरूर है, और जब ढहेगा पूरी दुनिया उसे देखेगी। दोस्तों, चीन ने जिस तरह लोगों पे जुल्मो सितम ढाए हैं, तय मान के चलिए उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और वह कहीं और नहीं, तिब्बत में ही फूटेगा। उसके संकेत मिल रहे हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा ने एक भावुक इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि वे मरने से पहले एक आखिरी बार तिब्बत जाना चाहते हैं। दलाई लामा 90 साल के बुजुर्ग हैं। दलाई लामा ने अपनी जन्मभूमि को लेकर भावुक इच्छा जताई, लेकिन चीन ने इसे दूसरी तरह लिया। चीन ने सोमवार को बीजिंग में कहा कि उसे उम्मीद है कि दलाई लामा सही रास्ते पर लौट आएंगे, और चीन उनके यानी दलाई लामा के भविष्य के बारे में चर्चा को तैयार है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। शर्तें किसकी तरफ से पूरी हों? दलाई लामा की तरफ से। दलाई लामा की इच्छा से चीन सोमवार के दिन ऐसे उछल पड़ा जैसे भारत में निर्वासित जीवन जी रहे दलाई लामा पूरी तरह से टूट चुके हैं। तिब्बती टूट चुके हैं, और दलाई लामा तिब्बतियों की तरफ से चीन के साथ, शी जिनपिंग के साथ कोई डील करना चाहते हैं। चूंकि चीन को ऐसा लगा तो उसने शर्तें भी बता दी। शर्तें दशकों पुरानी वही हैं। जब चीन की सुनियोजित ताकतवर साम्राज्यवादी हमले में पराजित होकर 1959 में दलाई लामा अपने लोगों के साथ किसी तरह जान बचाकर भारत पहुंचे थे। चीन की शर्त बस यही है कि दलाई लामा मान ले कि तिब्बत का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं था कभी, वह चीन का हिस्सा है। दलाई लामा यह भी मान ले, चीन चाहता है कि ताइवान भी चीन का हिस्सा है, और चीन में सिर्फ पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की सरकार है, कोई और सरकार नहीं। क्यों? इसलिए कि तिब्बत से सैकड़ों मील दूर भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार का आज भी बीजिंग के तिब्बत की निर्वासित सरकार की वजह से आज भी बीजिंग के रातों की नींद खराब होती है। तिब्बत और ताइवान पर दुनिया की कई ताकतें आज भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार ही नहीं करती। महाताकतवर चीन के गुरूर को बस इसी चीज से परेशानी है कि उसने 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट तो बना लिया, मगर तिब्बतियों के स्वाभिमान को अपने बूटों से अब तक कुचल नहीं पाया। इसलिए कि तिब्बत में चीन का ही नियंत्रण है, मगर वहां जो तिब्बती हैं उन्होंने भी भारी जुल्मो सितम के बावजूद चीन की संप्रभुता को दिल से स्वीकार ही नहीं किया है। दलाई लामा और भारत के अलग अलग जगहों में रह रहे हजारों निर्वासित तिब्बतियों के लिए उनका दिल आज भी धड़कता है। तिब्बत में वे आए दिन ताकतवर चीनी साम्राज्य के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं और उसकी कीमत भी चुकाते हैं। दलाई लामा के बड़े भाई की 97 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में मौत हो गई। स्वाभाविक है कि भावुक होकर दलाई लामा ने एक आखिरी बार तिब्बत जाने की इच्छा जताई। उनका जीवन बहुत ज्यादा शेष नहीं है, वे 90 साल के हैं, जिस पे चीनी विदेश मंत्रालय ने शर्तों के साथ जो कहा वो राम कहानी आपको इस वीडियो में पहले ही सुना चुका हूं। खैर, चीनी शर्तों की बात सामने आने के बाद भारत में निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष डोल्मा त्सेरिंग तेखांग ने चीनी शर्तों के चीथड़े उड़ा के हवा में उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि दलाई लामा से चीन का यह उम्मीद करना कि वे तिब्बत को उसका अविभाज्य अंग मान लेंगे, यह इतिहास को विकृत करना है जो असंभव है। चीन इतिहास को विकृत करके कभी भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं पा सकता। निर्वासित तिब्बती संसद ने
जो तमाचा चीन के गाल पर जड़ा है, उसकी गूंज उसे बहुत लंबे वक्त तक सुनाई पड़ सकती है। चीन ने दशकों से तिब्बत को अपने नियंत्रण में रखा, बावजूद वह अपने नियंत्रण में रहने वाले तिब्बतियों का मन नहीं बदल पाया। और अब दलाई लामा की इच्छा के बाद, दलाई लामा के बाद तिब्बत में जो जलजला उठेगा, चीन को उसका अंदेशा है, उसका अंजाम पता है। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने एक प्राचीन तिब्बती बौद्ध अकादमी में सेना की तैनाती की थी। चीन कई अकादमियों को बंद करवाने की कोशिशों में लगा है। तिब्बत में ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब वहां लोगों ने चीन का प्रतिरोध ना किया हो। दोस्तों, कभी मौका मिले तो ब्रैड पिट की फिल्म 7 ईयर इन तिब्बत जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे चीन ने निहत्थे भिक्षुओं पर कायराना पूर्ण हमला करके ल्हासा पर कब्जा जमाया था, और तब से फिजिकली तिब्बत पर कब्जा करने के बावजूद चीन उसे आज तक काबू नहीं कर पाया है। खैर, चीन के दुर्दिन की शुरुआत हो चुकी है। चीन का खोखला घमंड पहले से ही दरका हुआ है। अमेरिका से टैरिफ वॉर में उसकी कमर का टूटना तय है, जो आज की तारीख में चीन के खिलाफ दुनिया के हर ताकतवर देश का एक लक्ष्य है, सामूहिक लक्ष्य है। चीन से लोगों को किस कदर घृणा है, इसका नजारा लंदन में भी दिखा। चीन वहां एक सुपर एम्बेसी खोलना चाह रहा। चीन की योजना अपनी इस एम्बेसी को यूरोप की सबसे बड़ी एम्बेसी बनाना है। इसके लिए साल 2018 में चीन ने $327 मिलियन में 20,000 स्क्वायर मीटर जगह खरीदी थी, जिसका ब्रिटेन में विपक्षी नेताओं, सिविल एक्टिविस्ट और हांगकांग से निर्वासित लोगों ने भारी विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को साल 2022 में विरोध की वजह से रिजेक्ट भी कर दिया गया, लेकिन चीन ने फिर जुलाई 2024 में इसे रीसबमिट किया। फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार डेप्यूटी पीएम के हाथों में है, लेकिन आम जनता चीन के इस महादूतावास को स्पाई हब खोलने की योजना करार दे रही। और लंदन में इस वक्त दोस्तों जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा। हजारों की संख्या में पिछले दिनों लोग जुटे। उन्होंने चीनी दूतावास खोले जाने का विरोध किया। सड़कों पर हालत अराजक बन गई। पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। नतीजन पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़पें हुई। अब चीन दूतावास खोलने में कामयाब होगा या फिर प्रदर्शनकारियों का विरोध सफल होगा,